प्रोफेसर अर्थशास्त्र आरडीएस कॉलेज भरतपुर। मैंने पिछली वीडियो में फिशर सिद्धांत की मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में फिशर सिद्धांत की व्याख्या की थी और उसमें उसका अर्थ, परिभाषाएं, इक्वेशन और मान्यताओं को बताया था। अब हम पढ़ेंगे फिशर सिद्धांत की आलोचनाएं। फिशर सिद्धांत की आलोचनाओं में सबसे पहली आलोचना है अवास्तविक मान्यताएं। यानी फिशर ने अवास्तविक मान्यताओं को लिया है, जैसे मूल्य निष्क्रिय घटक नहीं है। यानी कि उन्होंने माना है कि मूल्य स्तर एक निष्क्रिय घटक है, जबकि मूल्य स्तर निष्क्रिय घटक नहीं है। बढ़ते मूल्यों में व्यापार बढ़ता है, मुद्रा का चलन वेग बढ़ जाता है, साख मुद्रा का प्रसार भी होता है। इस प्रकार मूल्य स्तर एक सक्रिय घटक है। मूल्य स्तर ही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है और मूल्य स्तर को हम निष्क्रिय घटक नहीं मान सकते। व्यापार की मात्रा अल्पकाल में परिवर्तनशील होती है। फिशर ने माना था कि अल्पकाल में व्यापार की मात्रा स्थिर है, जबकि व्यापार का विस्तार होता है। जैसे जैसे मुद्रा में वृद्धि होती है तो हम वस्तुओं सेवाओं की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है और व्यापार का विस्तार भी होता है। इसलिए चलन वेग और मुद्रा की मात्रा में संबंध यानी टीवी, टीपी, टीएम में स्थिरता मानना भी अव्यवहारिक और त्रुटिपूर्ण है। वास्तविक मुद्रा और साख मुद्रा की चलन गति भी स्थिर नहीं रहती। फिशर ने माना कि मुद्रा की चलन गति स्थिर रहती है, वास्तविक मुद्रा और साख मुद्रा की चलन गति स्थिर नहीं रहती। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से चलन वेग बढ़ता है, जबकि मुद्रा की मात्रा में कम होने से चलन वेग कम होता है। तो इसलिए MV, M' V' परिवर्तनशील है, ना कि स्थिर है। अतः मुद्रा का चलन वेग घटता बढ़ता रहता है। साख मुद्रा और वैधानिक मुद्रा में निश्चित अनुपात स्थिर नहीं रहता। यानी M और M' में एक निश्चित तथा अपरिवर्तनशील संबंध मानना अवास्तविक है। पूर्ण रोजगार की सामान्य स्थिति अवास्तविक है। फिशर के अनुसार पूर्ण रोजगार एक वास्तविक स्थिति है। पूर्ण रोजगार की सामान्य स्थिति अवास्तविक है, यानी पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं होती। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में वृद्धि करता है और रोजगार बढ़ाता है। व्यापार चक्रों का स्पष्टीकरण स्पष्ट नहीं है। फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत व्यापार के मूल्यों के उतार चढ़ाव की व्याख्या नहीं करता। मंदी के समय मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के बावजूद मूल्य स्तर नहीं बढ़ता और तेजी काल में मुद्रा और साख मुद्रा की मात्रा में कमी के होने के बावजूद मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। यह सिद्धांत केवल दीर्घकालीन मूल्य परिवर्तन की व्याख्या करता है। व्यापार चक्रों में मूल्यों के उतार चढ़ाव की व्याख्या करने में यह असमर्थ है। समीकरण में असंगति, यानी M का संबंध समय बिंदु से है, जबकि चलन वेग का संबंध समय अवधि से है। यानी जो M का संबंध है वो पॉइंट ऑफ टाइम से है और जबकि चलन वेग का संबंध पीरियड ऑफ टाइम से, यानी पॉइंट ऑफ टाइम एक समय निश्चित बिंदु और टाइम पीरियड जैसे कुछ समय 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 4 महीने। अतः MV और M', V' के अतुलनीय घटकों का परस्पर गुणा करना असंगत है। यानी M' और V' और MV की हम जो गुणा है किया है फिशर ने, वो भी असंगत है। मूल्य स्तर में परिवर्तन की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। यानी जब मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन, सबसे पहले ब्याज दर में परिवर्तन होता है तो विनियोग की मात्रा में परिवर्तन होता है। विनियोग की मात्रा में परिवर्तन होने से रोजगार में परिवर्तन होता है, आय में परिवर्तन होता है, उत्पत्ति में परिवर्तन होता है, उत्पादन व्यय में परिवर्तन होता है, कीमत स्तर में परिवर्तन होता है। इस प्रकार प्रभाव अप्रत्यक्ष है तथा प्रक्रिया लंबी है। जो हेयक, हार्ट्रे, क्राउथर और कीन्स ने इसी कारण से इस सिद्धांत की आलोचना की है। यानी मुद्रा परिमाण सिद्धांत मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से मूल्य में किस प्रकार परिवर्तन होता है, इस प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं करता है। समीकरण में विभिन्न घटकों की परस्पर आश्रितता की अवहेलना। मुद्रा परिमाण सिद्धांत में मूल्य स्तर को प्रभावित करने वाले तत्व जो MB, M', V', P, T को एक दूसरे से स्वतंत्र घटक माना है, जबकि ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं।
एक में परिवर्तन होने से दूसरे में परिवर्तन अवश्य होता है। यानी जैसे कौन सा घटक कितना प्रभावशाली है, इसकी भी इन्होंने व्याख्या नहीं की है। तो इसलिए कीमत स्तर के परिणाम न मानकर घटकों की परस्पर निर्भरता को इन्होंने भुला दिया है। समय अंतर की उपेक्षा यानी टाइम समय, इस सिद्धांत में परिवर्तन से कुछ समय लगता है। यानी कि अगर कीमत स्तर बढ़ता है तो उसके बाद वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में, उसके बाद मुद्रा के मूल्य में, इन सब में समय लगता है। मुद्रा मूल्य और वस्तुओं के संबंध में समय अंतर और समय विलंब की इन्होंने उपेक्षा की है। यह सिद्धांत एक पक्षीय है। सामान्य मूल्य सिद्धांत में इस सिद्धांत में पूर्ति पक्ष को बहुत महत्व दिया गया है, जबकि मांग पक्ष को कम महत्व दिया गया है। यह सिद्धांत मूल्य के सामान्य सिद्धांत से विचलन है, क्योंकि मुद्रा का मूल्य भी अन्य वस्तुओं के समान मुद्रा की मांग और पूर्ति की सापेक्ष शक्तियों के सामंजस्य से निर्धारित होता है, पूर्ति से नहीं होता है। यह सिद्धांत दीर्घकालिक सिद्धांत है, जबकि कीन्स कहते हैं कि दीर्घकाल में तो हम मर जाएंगे। तो ये अल्पकालीन सिद्धांत नहीं है। अमौद्रिक तत्वों की अवहेलना यानी कीमत स्तर को केवल मौद्रिक तत्व ही नहीं, अमौद्रिक तत्व भी प्रभावित करते हैं। स्वयं फिशर ने ही स्वीकार किया है कि मानवीय आवश्यकताओं के विविधीकरण, उद्योग के विस्तार, यातायात सुविधाएं के विस्तार के कारण व्यवसाय में वृद्धि होती है। बहुत सारी अन्य बातें भी होती हैं जो अमौद्रिक तत्व से कीमत स्तर प्रभावित होता है। मुद्रा के आयात, उनकी ढुलाई, मुद्रा पदार्थ के खनन, बैंक नोटों के निर्गमन, बैंकिंग प्रणाली के स्तर आदि से भी मूल्य स्तर प्रभावित होता है। मौसम, फसल का आकार, प्रकार, आविष्कार, विदेशी व्यापार, मजदूरी, टैक्स, सरकारी व्यय, ये सब भी मूल्य को प्रभावित करते हैं, जबकि फिशर ने इनकी अवहेलना की है। फिशर ने अपने सिद्धांत में इनको शामिल नहीं किया है। विभिन्न वस्तुओं के सापेक्षित मूल्य के ढांचे में परिवर्तन। प्रोफेसर हेग और चांडलर के अनुसार इस सिद्धांत में सबसे बड़ा दोष यह है कि यह सापेक्षिक मूल्यों के मौद्रिक घटकों द्वारा उत्पन्न परिवर्तनों की व्याख्या नहीं करता, जबकि व्यवहारिक दृष्टि से इसका महत्व सामान्य कीमत स्तर के परिवर्तनों की उपेक्षा करता है। वस्तुओं के चलन वेग की उपेक्षा की गई है। कीमत स्तर और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्तर के प्रभाव की उपेक्षा। इन्होंने कीमत स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य परिवर्तन के प्रभाव की उपेक्षा की है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मूल्य परिवर्तन को इन्होंने शामिल नहीं किया है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत की तर्क विधि उल्टी, यानी मुद्रा सिद्धांत मुद्रा की मात्रा कारण है और कीमत स्तर परिणाम है, जबकि आलोचकों के अनुसार कीमत स्तर में परिवर्तन स्वतंत्र रूप से होते हैं और कीमत स्तर में परिवर्तन मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन को जन्म देता है। कीमत स्तर में परिवर्तन कारण है और मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन परिणाम है। केवल स्थैतिक अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त है। इनका सिद्धांत प्रायोगिक अर्थशास्त्र के लिए उपयुक्त नहीं है, केवल स्थैतिक अर्थव्यवस्था के लिए ही इसका उपयोग है। मुद्रा के संचय कार्य की उपेक्षा। मुद्रा परिमाण सिद्धांत में मुद्रा के संचय की उपेक्षा की गई है। मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम नहीं है, बल्कि संचय के लिए भी मुद्रा है। समीकरण के तत्वों का आकलन कठिन, एम डैश, वी डैश, टी, पी, इन सब का आकलन व्यवहारिक रूप में कठिन होता है। कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा में अनुपातिक संबंध संदेहात्मक। मुद्रा परिमाण सिद्धांत में कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध पर जोर दिया है। यह आवश्यक नहीं है कि जितना मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन हो उतना ही आनुपातिक परिवर्तन मुद्रा के मूल्य में हो और उतना परिवर्तन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में हो। यह आवश्यक नहीं है, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा में आनुपातिक संबंध संदेहात्मक है। नगद जमाओ और बचत जमाओ में अंतर की उपेक्षा। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार मुद्रा परिमाण सिद्धांत में नगद जमाओ और बचत जमाओ के अंतर को भुला दिया है। यह सिद्धांत मुद्रा की क्रय शक्ति के बजाय नगद सौदे का व्यापक है। वस्तुओं मुद्रा का मूल्य कुल आय का परिणाम है, मुद्रा की मात्रा का नहीं।
प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार मुद्रा का मूल्य वास्तव में आय की जोड़ का परिणाम है, ना कि मुद्रा की मात्रा का। अतः हमें कुल आय में होने वाले उतार चढ़ाव के कारणों को भी खोज करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फिशर के सिद्धांत में कुछ कमियां हैं और आलोचकों ने इनकी आलोचना की है।